हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी में एनसीईआरटी बुक के यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 साइटोलॉजी से संबंधित है और यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है, जो कि चैप्टर 8 है, इसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो दूसरा चैप्टर है इस यूनिट का, जो कि चैप्टर 9 है, और इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और जो तीसरा चैप्टर है या लास्ट चैप्टर है इस यूनिट 3 का, दैट इज चैप्टर 10, इसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। यूनिट 3 में इंट्रोडक्शन भी दिया गया है और अमूमन जो स्टूडेंट्स हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्किप कर जाते हैं, जबकि इंट्रोडक्शन उस पूरे यूनिट के बारे में कुछ आइडिया देता है कि क्या रेलेवेंस है उस यूनिट का, क्या इम्पोर्टेंस है इस यूनिट का। और एग्ज़ाम के लिहाज से नीट एग्ज़ाम में इंट्रोडक्टरी पार्ट से भी 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक में हर यूनिट में एक वैज्ञानिक या साइंटिस्ट के जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में भी दिया गया रहता है, जिसको कि हम फेस ऑफ द यूनिट कहते हैं। तो यूनिट 3 में भी इसी तरह से एक वैज्ञानिक का भी जिक्र किया गया है, तो फेस ऑफ यूनिट 3 भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग यूनिट 3 के इंट्रोडक्टरी पार्ट को डिस्कस करते हैं। और पहले हम ये भी लिख लें कि इस यूनिट 3 में कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो यूनिट 3 में 3 चैप्टर्स हैं और इन 3 चैप्टर्स में से जो पहला चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर जो हम लोगों को पढ़ना है वो है बायोमोलिक्यूल्स। और जो तीसरा चैप्टर पढ़ना है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें जो पहला चैप्टर है यूनिट 3 का, वो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 8 के रूप में मेंशन्ड है। जो दूसरा चैप्टर है वो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 9 के रूप में मेंशन्ड है। और जो तीसरा चैप्टर है इस यूनिट का, वो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 10 के रूप में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन का हिस्सा है, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, बायोलॉजी का डेफिनीशन। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ living organisms। इसके बाद जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं
लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद भी उनमें कुछ समानताएं भी हैं, और सबसे बड़ी समानता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल्स के बने होते हैं, सभी में सेल्स पाई जाती हैं। यानी कि इसको हम ऐसे कह लें कि देयर आर differences in living organisms existing on earth, but one thing is common between all, that is all are made up of cells. इसको एनसीईआरटी वो कुछ ऐसे समझाती है कि the detailed descriptions of forms and appearance of living organisms brought out their diversity. It is the cell theory that emphasized the unity underlying this diversity of forms, that is the cellular organization of all life forms. इसको मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म्स और अपीयरेंसेस की डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें काफ़ी डाइवर्स चीज़ें मिलती हैं। मतलब फॉर्म और अपीयरेंस के लिहाज से लिविंग ऑर्गेनिज्म काफ़ी डाइवर्स हैं, विविधताएं काफ़ी हैं, लेकिन सेल थ्योरी इनमें एक समानता भी बताती है, यानी समानता का इशारा करती है कि भले ही ये कितने भी डाइवर्स हों, लेकिन इनमें यूनिटी इस बात को लेकर के है कि ये सभी सेल्स के बने हुए हैं। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कुछ हम लोग इस तरीके से अपने नोटबुक में लिखेंगे कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और अपीयरेंस की डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें डाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। और ये यूनिटी क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सभी में सेल्स पाया जाता है, मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, तो भले ही इनका फॉर्म और अपीयरेंस अलग अलग है, लेकिन इन सब में एक समानता है, यूनिटी है, और वो यूनिटी है इन सभी में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पाया जाना। और ये चीज सेल थ्योरी से पता चलती है, यानी सेल थ्योरी यही बताता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल के बने होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेल थ्योरी ही इस यूनिटी की ओर इशारा करती है। अब सेल थ्योरी के बारे में एक और चीज का डिस्कशन इंट्रोडक्टरी पार्ट में है कि सेल थ्योरी ऑल्सो क्रिएटेड अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड लिविंग phenomena. Living phenomena means physiological processes, behavioral processes. This mystery was the requirement of integrity of cellular organization for living phenomena to be described and observed. क्या मतलब है इस पैराग्राफ का, ये हम समझते हैं। जब सेल थ्योरी
ने ये बताया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने होते हैं, तो फिर सेल थ्योरी ने ये रहस्य भी पैदा कर दिया, रहस्य का बोध भी पैदा कर दिया कि आखिर क्या चीज होती है सेल में, या क्या वजह है कि सेल के होने से लिविंग फेनोमेनन देखे जाते हैं, और लिविंग फेनोमेनन के वजह से ही ऑर्गेनिजम्स जीवित हैं। यानी लिविंग फेनोमेनन के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी जरूरी है, और ये जो रहस्य है, इस रहस्य को ही आगे चल करके वैज्ञानिकों ने खोला। तो रहस्य के वजह से शोध होता है, और उस शोध से फिर शोध मतलब रिसर्च होता है, खोजबीन होती है, और फिर इससे हमें आज पता चल चुका है कि सेल के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखती है। तो आइए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से नोट करेंगे कि सेल थ्योरी ने सेंस ऑफ मिस्ट्री को क्रिएट किया, सेंस ऑफ मिस्ट्री को क्रिएट किया, और ये सेंस ऑफ मिस्ट्री को क्रिएट किया लिविंग फेनोमेनन के रिस्पेक्ट में। तो सेल थ्योरी क्रिएटेड सेंस ऑफ मिस्ट्री अबाउट लिविंग फेनोमेनन, और लिविंग फेनोमेना में फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आते हैं जितने भी बॉडी में चलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और बिहेवियरल प्रोसेस आते हैं। तो ये मिस्ट्री या रहस्य बहुत जरूरी था जो कि सेल थ्योरी के द्वारा क्रिएट किया गया लिविंग फेनोमेनन के विषय में, कि सेल में जो लिविंग फेनोमेनन है वो कैसे ऑपरेट होते हैं, और इसको ही ऑब्जर्व किया गया और इसे ही डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गया। अब जो अगला पॉइंट है वो ये बताता है कि लिविंग फेनोमेनन को समझने के लिए या उसका अध्ययन करने के लिए या उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करना पड़ता है या क्या किया गया। तो जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। इन स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लिविंग फेनोमेना सच एज फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, behavioral processes, one can take a physico-chemical approach and use cell-free systems to investigate। क्या मतलब हुआ इसका कि जो लिविंग फेनोमेनन हैं जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, बिहेवियरल प्रोसेसेस, इनका अध्ययन करने के लिए, इनको समझने के लिए फिजिको केमिकल अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए या किया जाता है, और जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए सेल फ्री सिस्टम को यूज किया जाता है। तो इसको आप मेंशन करें। टू study and understand the living phenomena
हम लोग फिजिको-केमिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं और टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच के लिए to investigate the living processes या लिविंग फेनोमेनन हम लोग सेल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम लिविंग फेनोमेनन या लिविंग प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए फिजियो-केमिकल अप्रोच को इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। और जांच अगर करनी है, एक्सपेरिमेंट अगर करना है, तो सेल फ्री सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। टेस्ट ट्यूब में करना पड़ता है, एक्सटर्नल मीडियम में करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे फिजिको-केमिकल अप्रोच सेल के अंदर लिविंग फेनोमेना की जो मिस्ट्री है उसको सॉल्व करने में मदद करता है। देखिए, फिजिको-केमिकल अप्रोच की मदद से हम ये बता पाने में सफल हो जाते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और इसके लिए लिविंग टिश्यू की एनालिसिस करनी पड़ती है, जिसमें फिजिको-केमिकल अप्रोच स्टैब्लिश हो जाता है। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, तो फिर हम लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सेल के अंदर कर क्या रहे हैं, कैसे ये सेल के अंदर लिविंग फेनोमेनन जैसे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब लिविंग प्रोसेस जैसे डाइजेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, मेमोरी हुआ, डिफेंस हुआ, पहचानना हुआ जिसको रिकॉग्निशन कहते हैं, ये सब कैसे कंट्रोल हो रहा है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बायोमोलिक्यूल्स के प्रेजेंस से जो कि सेल में पाए जाते हैं। या हम उनको दूसरे शब्दों में कह लें कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इन सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस का। तो एनसीईआरटी बुक ने इस पूरे समझ को कुछ ऐसे लिखा है, जरा उसको आप ध्यान से सुन लें। फिजिको-केमिकल अप्रोच enables us to describe the various processes in molecular terms. The approach is established by analysis of living tissues for elements and compounds. It will tell us what type of organic compounds are present in living organisms. तो ये चीज़ हमने आपको पहले समझा दी है कि फिजिको-केमिकल अप्रोच के मदद से ही हम लिविंग टिश्यू की एनालिसिस करते हैं, जिससे कि हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का पता चलता है कि सेल में कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और फिर हमें तमाम बायोमोलिक्यूल्स की लिस्ट मिल जाती है
या ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट मिल जाती है जो कि सेल में मौजूद रहते हैं। अब जो अगला पॉइंट एनसीईआरटी बुक ने मेंशन किया है क्वेश्चंस के बारे में, कि जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गए तो फिर दिमाग में तमाम तरह के प्रश्न आते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है लिविंग प्रोसेस का। तो जैसा कि हमने आपको पहले बता ही दिया है, उसको एनसीईआरटी बुक के शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें कि इन द नेक्स्ट स्टेज वन कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर दीज कंपाउंड डूइंग इनसाइड द सेल। मतलब ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये सेल के अंदर कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब इनका फंक्शन क्या है, इनका वर्क क्या है, और इन व्हाट वे दीज कंपाउंड्स are carrying out the gross physiological process like digestion, excretion, defense, memory, recognition, etc. मतलब किस तरीके से ये कंपाउंड बायोमोलिक्यूल्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, या इनको हम सीमित शब्दों में कहना चाहें कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ ऑल दीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इनसाइड सेल। तो आइए इसको हम लोग कैसे नोट करेंगे, इसको आप देखें। तो जो फिजिको केमिकल अप्रोच है, इस फिजिको केमिकल अप्रोच के मदद से हम मॉलिक्यूलर टर्म्स में चीजों को समझ सकते हैं। We can understand various processes at molecular level. Understand various processes at molecular level. अब आप यहां देखें कि जो फिजिको केमिकल अप्रोच है, इसी के मदद से हम एनालिसिस करते हैं लिविंग टिश्यूज का, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यूज। और जब हम लिविंग टिश्यूज का एनालिसिस करते हैं तो हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, खासकर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, उनकी जानकारी मिलती है जो सेल में पाए जाते हैं। तो सेल में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, सेल में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, ये सारी जानकारी हमें फिजिको केमिकल अप्रोच के माध्यम से ही मिलती है, और हम मॉलिक्यूलर लेवल पर ये समझ पाने में सफल हो जाते हैं कि जो वेरियस प्रोसेसेस हैं, यहाँ वेरियस प्रोसेस का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, मेमोरी, रिकॉग्निशन, डिफेंस, एक्सेट्रा। तो हमारे दिमाग में वही प्रश्न आता है कि आखिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो बायोमोलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर, या जो एलिमेंट्स हैं, ये कर क्या रहे हैं, यानी व्हाट आर दे डूइंग इनसाइड सेल, यानी वो सेल के अंदर कर क्या रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग इनसाइड सेल, एंड in what way they are carrying out the gross visual process। और जो दूसरा क्वेश्चन है, and in what way they carry out these processes। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये हमको समझने में मदद मिलती है। फिजिको केमिकल अप्रोच के मदद से हम एबनॉर्मल प्रोसेस
को भी समझ सकते हैं जो किसी डिजीज कंडीशन में देखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसके शरीर में जो बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन घट बढ़ सकता है और उसके वजह से जो केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे उसके शरीर में उनके भी रेट में परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन जो हो रहे हैं इसके वजह से ही उसमें बीमारी पनप रही है, यानी उसमें एबनॉर्मलिटी आ रही है। तो फिजिको केमिकल अप्रोच आपको एबनॉर्मल प्रोसेस को भी समझने में मदद करता है। तो आप इसको लिख लेंगे कि फिजिको केमिकल अप्रोच helps us to understand abnormal processes going inside body under a diseased condition. तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्या है? तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी is the study of living organisms by using physico-chemical approach, यानी फिजिको-केमिकल अप्रोच का इस्तेमाल करके जीवधारियों का अध्ययन करना ही रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहलाता है। तो व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी? इट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स by using physico-chemical approach. तो फिजिको-केमिकल अप्रोच का इस्तेमाल करके जब आप जीवधारियों का अध्ययन करते हैं तो इसी को रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ते तो शायद ये टर्म आपको कभी आगे नहीं मिलेगा यूनिट 3 में किसी भी टॉपिक में। तो आप समझ सकते हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ना निहायत ही ज़रूरी क्यों है। अब आप देखिए जो अगला पॉइंट है कि फिजिको-केमिकल अप्रोच अपनाने में आपको फिजिक्स की भी जानकारी होनी चाहिए और केमिस्ट्री की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये बात एनसीईआरटी बुक में इंट्रोडक्शन पार्ट में ये भी मेंशन है। तो फिजिक्स भी ज़रूरी है, उसका अध्ययन करना, और केमिस्ट्री का भी अध्ययन करना ज़रूरी है। तो इसका मतलब हुआ कि बायोलॉजी सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं है, इसमें फिजिक्स भी है और इसमें केमिस्ट्री भी है। तो इसको एनसीईआरटी बुक ने कुछ इस तरीके से लिखा है कि द कंसेप्ट एंड टेक्निक ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ये। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फेस ऑफ यूनिट 3 एंड द फेस इज जी.एन. रामचंद्रन। जी.एन. रामचंद्रन, जी.एन. रामचंद्रन के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है he was most outstanding personality or figure in field of structure of proteins. He worked on structure of proteins. तो सबसे पहला पॉइंट है he worked on structure of protein. Structure of protein. इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया हुआ था और दुनिया भर में मशहूर थे।
प्रोटीन के स्ट्रक्चर या कॉन्फर्मेशन को बताने में। दूसरा जो पॉइंट इनके बारे में याद रखना है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर्स। ही वॉज द फाउंडर ऑफ, फिर से सुनिए, he was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. Formational Analysis of Biopolymers. तो जीएन रामचंद्रन ने प्रोटीन स्ट्रक्चर पर काम किया। जीएन रामचंद्रन was the founder of Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. इसके बाद जीएन रामचंद्रन के बारे में जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। He discovered the structure of collagen protein. आपको मालूम है कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। मोस्ट एबंडेंट एनिमल प्रोटीन इज कोलेजन। पूरे दुनिया के एनिमल्स में अगर आप एक प्रोटीन जिसको सबसे ज़्यादा पाएंगे वो है कोलेजन। तो कोलेजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको सबसे पहले दुनिया के सामने जीएन रामचंद्रन लेके आए थे। तो ही डिस्कवर्ड ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन, यानी इन्होंने डिस्कवरी जो की बहुत महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। और जो कोलेजन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर था, इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया कोलेजन प्रोटीन का वो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से मशहूर है। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये आप ध्यान रखें, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। इसकी डिस्कवरी की जीएन रामचंद्रन ने, और ये इतनी महत्वपूर्ण डिस्कवरी थी कि ये नेचर नाम की साइंस मैगजीन में पब्लिश हुआ 1954 में। सो दिस डिस्कवरी वॉज पब्लिश्ड इन वर्ल्ड फेमस साइंस मैगजीन नेचर इन 1954। और नेचर इतनी मशहूर मैगजीन है, साइंस मैगजीन है, इसमें यूं ही किसी के आर्टिकल पब्लिश नहीं हो जाते, बहुत ही यूनिक आर्टिकल पब्लिश होते हैं नेचर नाम की जो साइंस मैगजीन है दुनिया भर में। तो ये जो डिस्कवरी थी इट वॉज पब्लिश्ड इन नेचर। तो नेचर क्या है? ये साइंस मैगजीन है, और किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1954 में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेंशन्ड है, इनका जन्म कब हुआ था? तो ही वॉज बॉर्न ऑन, इनका जो बर्थ था वो 8 अक्टूबर 1922 को हुआ था। ये 8 अक्टूबर 1922 को पैदा हुए थे इन अ स्मॉल टाउन नियर कोची। केरल में एक जगह है कोची, बहुत मशहूर जगह है, बड़ा सिटी है कोची, केरला में है। और उस कोचीन के पास एक छोटा सा टाउन था या गांव कह लीजिए, वहां पर जीएन रामचंद्रन पैदा हुए थे। किस ईयर में? 1922 में। 8 अक्टूबर 1922 को जीएन रामचंद्रन पैदा हुए थे। इसके बाद जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जीएन रामचंद्रन के फादर मैथ्स के प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे वहीं लोकल किसी कॉलेज में। और इस वजह से जीएन रामचंद्रन के जीवन में मैथमेटिक्स का बहुत महत्व था, बहुत प्रभावित हुए अपने पिता से वो, और इस वजह से मैथ्स में उनकी रुचि भी बहुत ज़्यादा थी। जीएन रामचंद्रन के बारे में कुछ पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि जीएन रामचंद्रन ने
बीएससी ऑनर्स किया फिज़िक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से 1942 में, और वो टॉप रैंकिंग स्टूडेंट थे वहाँ पर। इसके बाद वो और आगे की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज गए, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की 1949 में। और जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे तभी उनकी मुलाकात विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट लाइनस पॉलिंग से हुई। लाइनस पॉलिंग ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के मॉडल पब्लिश किए हुए थे, और ये दोनों मॉडल, अल्फा हेलिक्स मॉडल और बीटा शीट मॉडल, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर से संबंधित मॉडल थे। तो जीएन रामचंद्रन, जो कि खुद भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे, तो लाइनस पॉलिंग से जब उनकी मुलाकात हुई और उनकी जब चर्चा हुई और इस मॉडल के बारे में जब उनको विस्तार से जानने का मौका मिला, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए लाइनस पॉलिंग से, और लाइनस पॉलिंग का ध्यान आकर्षित किया कि वो भी कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करें। और इसी दौरान फिर आपको जैसा कि पता है कि जीएन रामचंद्रन ने कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया, जो कि नेचर मैगजीन में पब्लिश हुआ 1954 में। तो ये भी चीज़ आपको मेंशन करनी है, लाइनस पॉलिंग का नाम। तो लाइनस पॉलिंग ये बहुत ही फेमस केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री इनका फील्ड ऑफ वर्क था, और ही गेव द मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स के बीटा शीट स्ट्रक्चर और अल्फा हेलिक्स मॉडल को सबसे पहले लाइनस पॉलिंग ने ही दिया था, इसको पब्लिश किया था ताकि दुनिया इसको देख सके, जान सके इसके बारे में। और इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था जीएन रामचंद्रन पर। तो ही इन्फ्लुएंस्ड जीएन रामचंद्रन। तो जीएन रामचंद्रन पर लाइनस पॉलिंग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और जीएन रामचंद्रन ने लाइनस पॉलिंग का ध्यान आकर्षित किया कि वो कोलेजन प्रोटीन का स्ट्रक्चर सॉल्व करें। और इसी क्रम में मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, बार बार ये कहूँगा ताकि आपको याद हो जाए कि जीएन रामचंद्रन ने कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ईजाद किया, डिस्कवर किया। रामचंद्रन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन यानी स्ट्रक्चर को सही तरीके से बताने के लिए, सही इंफॉर्मेशन देने के लिए एक तरीका विकसित किया था, जिसको रामचंद्रन प्लॉट के नाम से जाना जाता है। तो रामचंद्रन प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रामचंद्रन प्लॉट, ये आप ध्यान रखेंगे। ये जो रामचंद्रन प्लॉट है, ये एनालिसिस ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, एनालिसिस ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन का कॉन्फर्मेशन को एनालाइज करने के लिए रामचंद्रन ने एक तरीका विकसित किया था, जिसको रामचंद्रन प्लॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए भी जीएन रामचंद्रन मशहूर हैं। एक तो प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए, दूसरा रामचंद्रन प्लॉट देने के लिए।
जिसके इस्तेमाल से दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोटीन के कॉन्फर्मेशन को स्टैब्लिश करते हैं। इसके बाद फिर जी.एन. रामचंद्रन के डेथ के बारे में मेंशन है। जी.एन. रामचंद्रन वाज डाइड ऑन 7 अप्रैल 2001 एट द एज ऑफ 78। अब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फेस ऑफ यूनिट 3 पढ़ा, काफ़ी समय लगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम डायरेक्ट सेल स्टार्ट कर देते पढ़ाना, तो आप जितने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए इंट्रोडक्शन से और फेस ऑफ द यूनिट 3 से, आप इनसे वंचित हो जाते। और कितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले जो शायद आप स्किप कर गए होते अगर मैंने इसको डिस्कस नहीं किया रहता। तो आइए अब हम लोग सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है कि चीज़ें 2 तरह की होती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स को एनिमेट थिंग्स भी कहा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स को इनएनिमेट थिंग्स भी कहा जाता है। तो क्या अंतर है, मूलभूत अंतर क्या है इन दोनों तरह की चीज़ों में? और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक ने पूछा है और उसका आंसर भी खुद दिया है। व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज। मतलब सीधा सा चीज़ है कि लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। तो आइए इसको पहले हम लिखते हैं। थिंग्स 2 तरह की होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स को एनिमेट थिंग्स भी कहा जाता है और नॉन लिविंग थिंग्स को इनएनिमेट थिंग्स भी कहा जाता है। तो लिविंग थिंग्स को एनिमेट थिंग्स भी कहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को इनएनिमेट थिंग्स भी कहा जाता है। तो क्या अंतर है? तो इसका उत्तर होगा सेल का अंतर। लिविंग थिंग्स में सेल पाई जाती है और नॉन लिविंग थिंग्स में सेल नहीं होती है, और सेल की वजह से ही लिविंग थिंग्स जीवित हैं। यानी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो लिविंग थिंग्स में सेल प्रेजेंट, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में, इनएनिमेट थिंग्स में सेल एब्सेंट। और सेल के वजह से ही लिविंग थिंग्स लिविंग है, और इसीलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल लाइफ का बेसिक यूनिट है, और यही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो सबसे शुरुआत में एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। एंड सेल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो दूसरा पॉइंट जो आप देखेंगे कि सेल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स किन रूपों में पाई जाती हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स की बनी होती है, बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब में जो सेल्स पाई जाती हैं उनका आपस में ट्रू अटैचमेंट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कुछ सेल्स
वॉन्डरिंग हो, इधर उधर मूव करती हों, जैसे हमारे बॉडी में आरबीसी हैं वो इधर उधर मूव करती हैं, लेकिन हमारे बॉडी में तमाम ऐसी सेल्स हैं जो टिश्यू का हिस्सा हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में आप देखते होंगे कि सेल्स की पोजीशन फिक्स होती है और एकदम टाइटली प्लेस्ड होती हैं सेल्स। तो ज़्यादातर सेल्स जैसे लीवर की सेल है, किडनी की सेल है, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि किडनी से निकल के वो लीवर में चली जाएगी किडनी वाली सेल, या लीवर की सेल लीवर से निकल के किडनी में चली जाएगी। तो सेल्स का पोजीशन फिक्स होता है। बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं, और बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती। जैसे स्पंजेस, फाइलम पोरिफेरा में स्पंज आते हैं, तो इनकी बॉडी को अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि इनकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो वॉन्डरिंग सेल्स हैं। वो सेल्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती। यदि उनकी बॉडी के सभी सेल्स को अलग कर दिया जाए और फिर उनको एक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, तो वो सेल्स धीरे धीरे फिर आकर के आपस में चिपक जाएंगी और फिर स्पंज का निर्माण कर लेंगी। तो स्पंज का रिजनरेशन पावर भी इसी वजह से होता है कि सारे सेल्स अगर बिखरा दिए जाएं स्पंज के, तो वो सारे सेल्स फिर यूनाइट भी हो जाते हैं। तो स्पंज का जो बॉडी प्लान है वो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। तो एनसीईआरटी बुक ने बहुत ही अच्छा पॉइंट मेंशन किया है कि ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल्स के या एग्रीगेट ऑफ सेल्स के। तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसको लिखेंगे भी कैसे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मैनी सेल्स की बनी होती है। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी मैनी सेल्स की बनी होती है, इसमें से कुछ केस में सेल्स शो ट्रू अटैचमेंट विथ ईच अदर। जबकि कुछ में एग्रीगेशन ऑफ सेल होता है। कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्रीगेशन ऑफ सेल्स होता है। इसका मतलब हुआ कि ट्रू अटैचमेंट नहीं होता है, नो ट्रू अटैचमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है जानना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल है, सेल यानी बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकती है। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक सेल निकाल करके अलग कर दें तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा पाती। इसलिए एनसीईआरटी बुक ने एक पॉइंट मेंशन किया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल लाइफ फंक्शंस। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल की बात की गई है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बोलिए या सेल बोलिए, यूनिसेलुलर कंडीशन के केस में एक ही चीज है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, लेकिन उस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल्स हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता। यदि शरीर से एक सेल निकाल के अलग कर दी जाए तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता लंबे समय तक। थोड़े समय के लिए 2, 4, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक वो जीवित रहेगी, उसके बाद मर जाएगी, क्योंकि उसको बाकी दूसरी सेल के साथ कोलैबोरेशन में रहने की आदत है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं दुनिया में 2 तरह की सेल्स हैं, एक इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है और एक कोलैबोरेशन में एग्जिस्ट कर रही है। तो जब हम ये कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं तो इसका मतलब उनकी सेल से होता है कि सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है, और उससे छोटा तो कोई ऑर्गेनिज्म आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग।
यानी सेल से कोई भी चीज अगर छोटी होगी तो वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर पाएगी। ये हमको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखने से पता चलता है। तो यहां पर आप इस पॉइंट को भी मेंशन कर लेंगे कि इसकी जो सिंगल सेल होगी यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो सेल होगी कैन लिव इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये समझ में आ गया कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है उस साइंटिस्ट का नाम जिसने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंटोनी वॉन लेवनहुक की। तो एंटोन वॉन लेवनहुक, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब्ड द लिविंग सेल, लिविंग सेल। तो जीवित कोशिकाओं को सबसे पहले देखना और उसको डिस्क्राइब करना, ये एंटी वॉन लेवनहुक को इसका श्रेय जाता है। इसके बाद फिर एनसीईआरटी बुक में मेंशन है कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, जिसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, और धीरे धीरे करते हुए सेल के अंदर के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी खोज अब तक हो चुकी है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि सेल के अंदर ऐसे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इवन सेल भी खुद उसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हमेशा। कुछ सेल्स जरूर बहुत बड़ी होती हैं जिनको आप माइक्रोस्कोप के मदद के बिना भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेल्स इतनी छोटी होती हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। एंटोन वॉन लेवनहुक ने भी सेल को जब देखा तो अपने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, और माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है, उसकी जो पावर है, मैग्निफिकेशन पावर है, इससे पता चलता है कि हम सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनको हम किस हद तक देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे क्लियरली। तो जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तब उसी के बाद सेल को लोगों ने देखना शुरू किया, और माइक्रोस्कोप के मदद से बहुत सारे ऑर्गेनल्स भी खोजे गए। माइक्रोस्कोप में सुधार होता गया, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन के माइक्रोस्कोप आए, सिंपल माइक्रोस्कोप आया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, फिर फाइनली बहुत बड़े मॉडिफिकेशन के साथ फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया उसके बाद तो फिर क्या पूछना, सेल के अंदर के सभी सेल ऑर्गेनल्स को हम लोगों ने देख लिया, और आज हमारे पास तमाम सेल ऑर्गेनल्स की लिस्ट है, और इसमें प्रमुख भूमिका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही रही है। अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जब सेल थ्योरी की बात की जाती है तो 3 साइंटिस्ट का नाम हमेशा दिमाग में आता है। पहले साइंटिस्ट माल्थियस स्लीडेन, दूसरे साइंटिस्ट थियोडोर स्वान, और तीसरे साइंटिस्ट रुडोल्फ विरकोव। इसमें माल्थियस स्लीडेन ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने 1838 में सेल थ्योरी से संबंधित
कुछ पॉइंट्स बताए थे, और इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, और ये सेल्स टिश्यूज बनाते हैं मिलकर के। जब हम थियोडोर स्वान की बात करते हैं तो ये बताना बहुत आवश्यक है कि थियोडोर स्वान ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में कुछ चीज़ें दुनिया को बताई अपने स्टडीज़ के बेसिस पर, जिसमें इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स पर स्टडी करके ये बताया कि सेल्स के चारों ओर एक आउटर थिन लेयर होता है, चाहे वो कोई भी सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, जिसको हम आज की तारीख में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर इन्होंने बताया कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है, यानी थे ये जूलॉजिस्ट लेकिन उन्होंने प्लांट पर भी स्टडी किया, प्लांट टिश्यू का भी अध्ययन किया, और फिर प्लांट सेल में सेल वॉल को ऑब्जर्व किया और दुनिया को बताया कि भाई प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में ऐसा नहीं देखा गया है। और फिर फाइनली इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि थियोडोर स्वान की बात मैं कर रहा हूँ कि bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells, यानी प्लांट और एनिमल की बॉडी सेल्स की बनी है और उनके प्रोडक्ट्स की बनी है, यानी सेल तो होता ही है बॉडी में, प्लस सेल जो कुछ भी बनाती है वो भी तो बॉडी का ही पार्ट है। तो देखा जाए तो सेल थ्योरी में शुरुआत में माल्थियस स्लीडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और थियोडोर स्वान जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों का योगदान था। तो कई बार सवाल आता है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर होगा कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लीडन एंड स्वान टुगेदर, यानी दोनों ने ही सेल थ्योरी को देने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, एक प्लांट के लिए और एक एनिमल के लिए। तो सेल थ्योरी फॉर प्लांट वाज गिवन बाय, अगर ये सवाल आता है तो माल्थियस स्लीडन, और सेल थ्योरी फॉर एनिमल वॉज गिवन बाय थियोडोर स्वान। तो ये ध्यान रखना है। अब जब इन्होंने सेल थ्योरी दी स्लीडन और स्वान ने, तो उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स या बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। लेकिन इनको ये चीज नहीं पता था कि कैसे नई सेल बनती है, हाउ न्यू सेल अराइज, इसकी जानकारी नहीं थी। तो इस चीज को दुनिया के सामने लेकर के आए रुडोल्फ विरशॉ। रुडोल्फ विरशॉ ने 1855 में सबसे पहले दुनिया को बताया कि सेल डिवाइड करती है और न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको कि उनके शब्दों में ऑमनिस सेलुला ई सेलुला के कोड से जाना जाता है। तो ऑमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी नई सेल पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल से बनती हैं और वो सेल डिवीजन के द्वारा बनती है। तो रुडोल्फ विरशॉ की देन है कि दुनिया को पता चला कि न्यू सेल कहाँ से आती हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रही सेल से ही डिवीजन से बनती हैं। तो रुडोल्फ विरशॉ ने एक तरह से जो सेल थ्योरी स्लीडन और स्वान की थी, जो एक तरह से इनकम्प्लीट थी, उसमें क्वेश्चन मार्क था, उसको कंप्लीट कर दिया। और आज के समय में यानी जो सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, उसमें 2 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, बताते हैं। एक तो वही कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और दूसरा पॉइंट विरशॉ वाला इसमें ऐड कर दिया जाता है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसको हम मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी कह सकते हैं। जो आज के समय में सेल थ्योरी एग्जिस्ट करती है वो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है, और ये मॉडिफिकेशन रुडोल्फ विरशॉ के वजह से आया है। तो आइए इसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले
एम स्लीडन का नाम ध्यान रखेंगे। और जो एम स्लीडन है ये जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने 1838 में सेल थ्योरी से संबंधित अपने व्यू को रखा था कि प्लांट्स आर मेड up of different kinds of cells, and these cells form tissues, तो सेल्स से मिल करके टिश्यू बनता है। इसके बाद थियोडोर स्वान का जिक्र है। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने व्यूज को 1839 में रखा और इन्होंने 3 चीजें दुनिया को बताई। पहला तो he studied on different kind of animal cells और बताया कि एनिमल सेल्स या कोई भी सेल हो हर सेल के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम आज के समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल्स आर सराउंडेड बाय थिन आउटर लेयर और इसी लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं आज के समय में। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया था कि प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल। थियोडोर स्वान में प्लांट सेल कंटेन्स सेल वॉल, यानी प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। और तीसरी पॉइंट जो उन्होंने डिस्कस की थी कि बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स are composed of cells and product of cells। रुडोल्फ विर्शा का भी नोट कर लीजिए। तो रुडोल्फ विर्को या विर्शा भी पढ़ते हैं कभी कभी, 1855 में उन्होंने 2 चीजें एक्सप्लेन की थी कि सेल्स डिवाइड और दूसरा न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी को उन्होंने ऑमनिस सेलुला ई सेलुला कहा था। ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। और फिर इन्हीं के मॉडिफिकेशन से जो स्लीडन और स्वान की जो सेल थ्योरी थी वो आज की सेल थ्योरी में बदल गई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि स्लीडन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी वो वास्तव में हाइपोथेसिस था। तो याद रखेंगे कि सेल थ्योरी इज इन फैक्ट अ हाइपोथेसिस। ये एक हाइपोथेसिस है, ये भी सवाल आ सकता है। और सेल थ्योरी जो आज की है, यानी सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया यही 2 पॉइंट आपको लिखना है
all living organisms are made up of cells and product of cells और दूसरा पॉइंट all cells arise from pre-existing cells। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेल थ्योरी भी डिस्कस कर ली है और रुडोल्फ विर्को ने जो स्लीडन और स्वान की हाइपोथेसिस थी जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं उसमें मॉडिफिकेशन किया। तो ये भी सवाल आता है, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, स्लीडन और स्वान की जो सेल थ्योरी थी वह एक हाइपोथेसिस थी, उसको एक हाइपोथेसिस माना जाता है।